अच्छा बच्चों, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तुम ये देखो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू जनरेट करता है। चाहे तुम कोई भी एक्स डालो, मतलब कोई भी एक्स डालने का मतलब एनी रियल नंबर, चाहे वो इंटीजर हो या नॉन इंटीग्रल हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है। तो यहां पे हमें डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में, कॉस इनवर्स का जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, फ्रॉम -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1। और इसके अंदर क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ये कॉस इनवर्स एक्स जो है इसके आर्गुमेंट में अलाउड वैल्यूज क्या आ जाए, कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएगा, वो एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा। यही अलाउड इंटीजर्स आएंगे ना, बिकॉज ये तो हमेशा इंटीजर जनरेट करेगा, ये जो है हमेशा इंटीजर जनरेट करेगा। और हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है फ्रॉम -1 to 1 होता है। तो -1 to 1 के बीच में एक इंटीजर आ गया 0, फिर -1 भी इंटीजर है, फिर 1 भी इंटीजर है, तो सिर्फ 3 इंटीजर्स अलाउड हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो 3 इंटीजर्स हैं, इन 3 इंटीजर्स के क्रॉसपॉन्डिंग एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार ग्राफ पर आ जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट बताना चाहिए बट फिर भी एक बार ग्राफ देख लो। ग्राफ क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये क्या हो गया हमारा 1, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली 2, और यहाँ क्या हो गया 1, और यहाँ क्या हो गया हमारा 2। ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज -1, दिस इज -1, और यहाँ पे क्या हो गया -2। ठीक है, अब तुम देखो कि अगर हमने x का वैल्यू, x अगर हमने 0 से लेके 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1 ये लिया, तो यहां से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो कौन सा वैल्यू जनरेट करेगा, वो 0 करेगा। ग्राफ से ही क्लियर है, देख लो 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है कौन सा वैल्यू ले रहा है, 0। अगर हमने x का वैल्यू 1 से लेके 2 लिया इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 होगा। देख लो ग्राफ है, अगर हमने 1 लिया तो 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, और 1 से लेके 2, अगर 2 लेंगे तो 2 पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा 1। अगर हमने x का वैल्यू 2 से 3 लिया इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 2, बट 2 तो अलाउड नहीं है, कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में आ नहीं सकता है। इसका मतलब कि ये x का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ले नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाओ निगेटिव में। अगर हमने x का वैल्यू, अब आगे भी नहीं लेंगे, 2 से 3 के बाद अगर हम 3 से 4 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा 3, वो भी अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब कि ये दो तो आ गया x का रेंज, एक तो ये आ गया 0 to 1, एक आ गया 1 to 2। अब निगेटिव में आ जाओ, अगर हमने x का वैल्यू फ्रॉम -1 to 0 लिया, तो यहां से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हमें -1 मिलेगा। -1 तो अलाउड है तो ये चल जाएगा। अगर हमने x का वैल्यू, ये है दिस इज -2, ठीक है, उसके बाद ऐसे ग्राफ होगा, यहां पे आ जाएगा -3। अगर हमने x का वैल्यू कहां से कहां तक लिया, फ्रॉम -2 to -1, तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा -2। -2 तो अलाउड नहीं है कॉस इनवर्स के डोमेन में। तो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गए, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो हो जाएगा 0 to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन -1 to 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
पहले स्मॉलर इंटरवल को लिखे, यूनियन 0 to 1, यूनियन 1 to 2। अब इसका यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, नंबर लाइन पे देख लो, ये हो गया -1 0 1 एंड 2। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम -1 to 0, 0 पर एक्सक्लूड कर दिया। ये क्या बोल रहा है, 0, ये 0 इंक्लूड हो गया, 0 to 1, 0 पर हमारा 1 पर क्या हो गया, एक्सक्लूड कर दिया 1 को। ये क्या बोल रहा है, 1 to 2। तो अगर यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनियन लेने का क्या मतलब है कि 0 इंक्लूड हो जाएगा यूनियन में, बिकॉज इस इंटरवल में तो 0 नहीं है बस, बट इस इंटरवल में तो है 0, तो 0 इंक्लूड हो गया, सेम लाइन पे 1 इंक्लूड हो गया। तो हमारा डोमेन क्या मिल गया, फ्रॉम -1 to 2, 2 पर ओपन, ये हमारा फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, ये डोमेन हो गया हमारा। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे रेंज निकालने की बात कर रहे हैं तो रेंज भी देख लो। अगर हमने x लिया बिलोंग्स टू 0 to 1 लिया, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। तो यहां से हमें क्या पता चला कि कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 किस पर होता है, कॉस का वैल्यू 0 किस पर होता है, इसका मतलब क्या होगा, π/2। तो π/2 हो गया। अगर हमने x लिया फ्रॉम 1 to 2, तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 मिल गई। तो यहां से हमें क्या पता चला, कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया हमारा, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। और अगर हमने x का वैल्यू लिया इस रेंज में -1 to 0, तो यहां से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हमें क्या मिला, -1। तो यहां से हमें क्या पता चला, कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या डाल देंगे, -1। तो कॉस इनवर्स -1। अब कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, पाई। तो रेंज क्या हो गया फंक्शन का, 3 ही एलिमेंट मिला ना, एक तो 0, एक तो π/2 और एक पाई। तो ये फंक्शन का रेंज हो गया और ये फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया डोमेन वाला और एक आंसर हो गया रेंज वाला। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, देख लो, वही सेम एक्सप्लेनेशन है। अलाउड वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, फ्रॉम -1 to 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब होगा, जब व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0 एंड सो ऑन, देख लेना। और रेंज हमारा आ गया ये, एक ये आंसर हो गया, दूसरा आंसर क्या हो गया हमारा, ये डोमेन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ए पार्ट हो गया सॉल्व। अब आ जाओ बच्चों बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स e⁻x। साइन इनवर्स e⁻x, इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम ये देखो कि साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट होता है उसमें अलाउड वैल्यू क्या क्या होता है। साइन इनवर्स के आर्गुमेंट का अलाउड वैल्यू होता है फ्रॉम -1 to 1, और हमें पता है कि -1 to 1। तो हमने क्या किया कि हमें डोमेन निकालने के लिए उस x को देखना है जिस x पर e⁻x क्या हो जाए, -1 to 1 हो जाए, उसी x को देखना है ना। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, और हमें क्या पता है कि e⁻x जो होता है वो कभी भी e⁻x की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, कभी 0 भी नहीं होती है। e⁻x का रेंज क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसके लिए तुम यहां देखो, हमने क्या किया कि e⁻x का कर्व ड्रॉ किया, ये e⁻x का कर्व ड्रॉ कर रखा है हमने। यहां पे हमने क्या किया, e⁻x का वैल्यू क्या होना चाहिए, फ्रॉम -1 to 1। तो हमें पता है कि -1 से 0 ये तो कभी आ नहीं सकता e⁻x का वैल्यू। तो ये देखो, 1 से आगे आगे तो लेना नहीं e⁻x का वैल्यू, 1 से लेस लेना है। तो 1 से लेस का मतलब कि e⁻x क्या होगा, 0 से ग्रेटर लेस देन 1। तो 0 से ग्रेटर लेस देन 1 कहां आ रहा है हमारे पास, -∞ to 0। अगर तुम x का वैल्यू -∞ to 0 लेते हो तो e⁻x का वैल्यू क्या होगा, 0 to 1 एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, यही होगा ना। तो हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया हमारा ये, सॉरी, डोमेन क्या हो गया हमारा, फ्रॉम -∞ to 0 इंक्लूडिंग 0। देखो क्या, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, डोमेन निकालने का क्या मतलब हुआ कि हमें x का अलाउड वैल्यू चाहिए। तो x का अलाउड वैल्यू के लिए हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि e⁻x
का जो रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में देखना है। तो जिस x के लिए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, जिस x के लिए e⁻x का रेंज -1 से 1 के बीच में होगा वही x हमारा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो बट हमें क्या पता है कि e⁻x का जो रेंज है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं है, देख लिया कि <1 कब है, <=1 कब है, किस x के लिए, e⁻x <=1, ठीक है, <=1 >0, 0 भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि e⁻x जो है <=1 एंड >0, वो तो ऑब्वियस सी बात है, कब है, किस x के लिए। तो हमें क्या मिला, ग्राफ से देख लो, -∞ to 0, -∞ से 0 पे आओ, 0 पे तो 1 है, तो 1 भी अलाउड है। तो -∞ से 0 e⁻x का वैल्यू क्या है, <1 है। तो हमारा ये डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, -∞ to 0। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब रेंज पे आ जाते हैं, ये हो गया हमारा डोमेन फंक्शन का, ये हमारा आंसर हो गया। अब रेंज पर आ जाते हैं। तो रेंज के लिए क्या है, रेंज के लिए हमने क्या करना है कि जो e⁻x का जो ये इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो कैसे निकालेंगे। e⁻x का जो रेंज होगा ना, e⁻x का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो e⁻x इस x के लिए -∞ to 0 के लिए e⁻x का रेंज क्या है। ठीक है, तो e⁻x का रेंज क्या है, 0 to 1, एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। तो 0 to 1 क्या बन गया, साइन इनवर्स का क्या बन गया, डोमेन बन गया। बिकॉज यहां पे x का वैल्यू अगर तुम इस इंटरवल से डालोगे तो जो e⁻x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 to 1 आएगा, एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। तो ये साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन बन जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स का हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। देख लो बच्चों, ये साइन इनवर्स का कर्व है, इसमें हमने क्या कर लिया, 0 to 1, x का वैल्यू क्या लिया, 0 to 1। ये 0 to 1 क्या है, ये 0 to 1 e⁻x का रेंज है अंडर दिस इंटरवल। ठीक है, हमने देख लिया 0 to 1 के बीच में साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, 0 to π/2, π/2 इंक्लूड होगा, 0 एक्सक्लूड होगा, बिकॉज हमने 0 तो लिया ही नहीं है, 0 to 1 है ना, -∞ to 0। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, e⁻x का वैल्यू क्या आ रहा है, >0 <1। तो यहां से हमने देख लिया, तो साइन इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा 0 to 1 में, जो e⁻x का रेंज है ना, e⁻x का रेंज क्या है हमारा, इसको मत देखो, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो डोमेन है। इस डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो e⁻x का रेंज होगा वो साइन इनवर्स का डोमेन बनेगा। तो e⁻x का रेंज यहां देखो 0 to 1 है, 0 उसमें इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है, तो इसीलिए हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया, 1 को इंक्लूड कर लिया। तो साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, यहां देख लो, साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 to π/2 जा रहा है, एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग π/2। तो रेंज क्या हो गया साइन इनवर्स e⁻x का, फ्रॉम 0 to π/2 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग π/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, आई थिंक ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स लिखा है भाई, ये कॉस इनवर्स है। इसको अगर कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोल रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अलाउड वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेते हैं तो उसका अलाउड वैल्यू क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और x ऑल रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो कौन सा वैल्यू जनरेट करता है, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है, 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो यहां पे अगर हम कोई भी रियल नंबर ले, एनी रियल नंबर, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये कहां से कहां तक वैल्यू जनरेट करेगा, 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो उसमें कॉस इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1 होता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। यहां पे तुम कोई भी x लो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये जो वैल्यू जनरेट करेगा वो 0 to 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो कोई बात नहीं है, कॉस इनवर्स डिफाइंड है। तो उसका मतलब क्या हो गया, डोमेन फंक्शन का ऑल रियल नंबर। क्यों हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 0 to 1 के बीच में है, वेयर कॉस इनवर्स इज ऑलवेज डिफाइंड, जहां कॉस इनवर्स x डिफाइंड होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें डोमेन तो निकाल लिया, अब हमें रेंज निकालना है। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ये x तो डोमेन हो गया, ठीक है, इस
इस डोमेन में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब इस डोमेन में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज होगा, वो रेंज कॉस इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। अब उस डोमेन पे हमें वैल्यू चेक कर लेना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या आ रहा है, 0 to 1, 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, तो 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब यहां से देख लिया कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, तो देख लो 0 to 1 के बीच में ये वाई एक्सिस का कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है, वाई एक्सिस का वैल्यू ले रहा है ना 0 to π/2, π/2 इंक्लूड है बट 0 इंक्लूड नहीं है। तो रेंज क्या हो गया फंक्शन का, 0 to π/2 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग π/2। तो ये रेंज हो गया कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। क्लियर होगा ये भी बात, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ, अच्छा साइन इनवर्स, ये भी तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो सबसे पहली बात हो गई कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक्स तुम कुछ भी डालो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वैल्यू क्या जनरेट करेगा, 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, जहां साइन इनवर्स डिफाइंड होगा। तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमें क्या करना है कि एक्स तो कोई भी रियल नंबर डालो, ये कहां से कहां तक होगा, 0 to 1, ये जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 to 1। तो ये जो 0 to 1 आया, ये 0 to 1 क्या बन गया, इस साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन गया, ठीक है। ये बात तो आ रही होगी समझ में, क्या बन गया, साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन गया। तो कोई बात नहीं है, हमने 0 to 1 ले लिया, 0 to 1 साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन ले लिया, 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब यहां पे 0 to 1 में साइन इनवर्स का देख लिया वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, यहीं तक जा रहा है, देख लो π/2 नहीं आ रहा है इसमें, बिकॉज 1 तो है नहीं, तो 1 के क्रॉसपॉन्डिंग π/2 वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो π/2 तो आएगा नहीं और 0 आ जाएगा। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 0 to π/2, ये हमारा रेंज हो गया फंक्शन का, देख लो ये हमारा फंक्शन का रेंज हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ सी पार्ट में, सी पार्ट में क्या बोल रहा है, कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ एक्स। तो सिग्नम ऑफ एक्स फंक्शन तो पता होगा, देखो अगर 11th क्लास में जो बेसिक फंक्शन है ना, सिग्नम हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, मॉड फंक्शन, वो बिल्कुल टिप पर होना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो यहां समझ में नहीं आएगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का रेंज होता है -1, 0 and 1, ठीक है। तो अब तुम ऐसे सोचो, अगर मैं यहां पे, यही होगा ना, ये जो x का वैल्यू होगा ये fx फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो ये x के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो x में तुम कोई भी रियल नंबर डालो, ये जो सिग्नम ऑफ x है ये वैल्यू क्या जनरेट करेगा, -1, 0 and 1। तो -1, 0 and 1 ये 3 इंटीजर्स जनरेट करेगा। इन तीनों इंटीजर्स पर कॉट इनवर्स डिफाइंड है। कॉट इनवर्स क्यों डिफाइंड है, बिकॉज कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल डोमेन जो होता है कॉट इनवर्स का वो होता है ऑल रियल नंबर, ठीक है। और कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 to π, ठीक है। तो यहां पे देख लो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब सिग्नम फंक्शन -1, 0 and 1 वैल्यू जनरेट करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब यहां पे तुम ऐसे देखो कि अगर हम कोई भी रियल नंबर डालें कॉट इनवर्स के डोमेन में, इस कॉट के डोमेन में क्या आएगा, या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा। तो यहां पे क्या होगा, कॉट इनवर्स का वैल्यू, मतलब कॉट इनवर्स के आर्गुमेंट में जब -1 आएगा तो कॉट इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ -θ बताया था ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स -1 क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या बताया था, ऐसे एक फॉर्मूला बताया था ना, कॉट इनवर्स -θ ये किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के। तो कॉट इनवर्स -1 क्या होगा, कॉट इनवर्स माइनस होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4, तो पाई माइनस π/4, तो क्या हो गया ये 3π/4। ये हमारा आंसर हो गया किसके लिए, जब हमारा वैल्यू 1 आया। अब आ जाओ कॉट इनवर्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, या तो -1, या तो 0, या तो 1। जब कॉट इनवर्स के आर्गुमेंट में 0 आएगा, तो कॉट 0 कब होता है, कॉट इनवर्स 0 कब होगा,
जहां पे cos जीरो होगा, cos जीरो का कहाँ होगा, पाई बाई टू, तो ये हो गया पाई बाई टू। अब क्या होगा, cot इनवर्स 1, जहां पे tan 1 होगा क्या होगा, ये पाई बाई 4। तो रेंज क्या हो गया फंक्शन का, रेंज फंक्शन का 3 एलिमेंट आया, ठीक है। एक तो हो गया पाई बाई टू, एक हो गया पाई बाई 4, एक हो गया 3 पाई बाई 4। ये फंक्शन का रेंज हो गया, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि इफ ए साइन इनवर्स एक्स माइनस बी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी, देन ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू। मतलब क्या बोल रहा है कि ये साइन इनवर्स एक्स माइनस बी कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू सी दे रखा है, तो बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालो। तो जैसे ही हमें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दिखे ना, तो वहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ये फॉर्मूला तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हमने क्या किया, ए साइन इनवर्स एक्स माइनस बी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी, ये तो गिवन है। इस कॉस इनवर्स एक्स को मैंने क्या लिख लिया, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कहां से आ गया, यहां से आ गया, ठीक है। यहां से कॉस इनवर्स एक्स का होगा ना पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ए साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी पाई बाई टू प्लस बी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सी। इस दो से साइन इनवर्स एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिला, ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो सी प्लस बी पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस बी पाई बाई टू अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब जो हमारे पास दे रखा है जिसका हमें वैल्यू चाहिए वो ये चाहिए, और हमें क्या मिला है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स। तो कोई बात नहीं, इस कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने इस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को रहने दिया, फिर इसको कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिल गया, ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी पाई बाई टू माइनस बी साइन इनवर्स एक्स। यहां से हमने साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या मिला हमें, ए माइनस बी साइन इनवर्स एक्स प्लस बी पाई बाई टू। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 से डाल दी, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्चुअली क्या है कि इसको हम लोग, अगर कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टैन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूलाज आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन नंबर एक और दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, वहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा। ये तो अभी भी तुम जानते हो, ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। ये तो आप लोग जानते हो कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अंडर दिस कंडीशन। क्यों होता है वो आगे हम डिराइव करेंगे। एक्स वाई अगर लेस देन 1 होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। इसको हम आगे डिराइव करेंगे, ये तो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, जानते होगे। तो यहां से बोला है कि इसका वैल्यू क्या है, तो बस वही फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो x का काम 1/2 कर रहा है, y का काम 1/3 कर रहा है, इसको कैलकुलेट कर लिया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन के लिए इसको हम लोग आगे, मतलब जब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू देखेंगे ना, बट अगर देखना चाहते हो तो बट ये फॉर्मूले से देख सकते हो, आगे क्लियर हो जाएगा। इसको हम डिराइव करेंगे इस फॉर्मूले को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, देख लो कहां से आता है वो आगे हम देखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो है ना हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज जो है ना याद रखना आसान है, कुछ टफ नहीं है। एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो तुम ऐसे देखो, एक्स वाई प्लस है तो यहां माइनस आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वाला रिलेशन आता है ना, एक्स की जगह कॉस डाल दोगे तो साइन बन जाएगा।
तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर y की जगह साइन वाई डालोगे तो, या y की जगह कॉस वाई डालोगे तो ये साइन बन जाएगा, x की जगह अगर तुम कॉस एक्स डालोगे तो ये साइन बन जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, बट याद रखने के लिए बता रहा हूं। और यहाँ पे क्या हमारे पास इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स वाई क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि कॉस इनवर्स का जो आर्गुमेंट होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये तो कोई रिजल्ट तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब उसका आर्गुमेंट क्या हो, फ्रॉम -1 to 1। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई है इसका जो सम होना चाहिए वो क्या, या तो पॉजिटिव या तो जीरो, तभी जाके फॉर्मूला वैलिड होगा। तो यहां पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कि जो x और y है ये -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। और इन दोनों का सम देख लो, क्या मिलेगा हमें, ग्रेटर देन 0। ऐड करके देख लेना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये फॉर्मूला डिफाइंड होगा, बस ये फॉर्मूला लगा दिया। x की जगह क्या है 3/5, y की जगह क्या 5/13, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये सब जब कैलकुलेट करने गए, कॉस इनवर्स 3/5, यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन किया है, तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया, इसके बाद यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ से ये सब कैलकुलेट किया, तो हमें क्या मिल गया, कॉस इनवर्स -21/65, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है क्या, कॉस इनवर्स, ठीक है। तो हमारा ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आया, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। डी नन ऑफ दिस, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, अब ये बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में पूछ रखा है, तुम लोगों से सॉल्व करवा रखा है। जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और एडवांस है, तो थोड़ा एडवांस में तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हमें क्या करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले बहुत बच्चे कोड ही नहीं जानते, कोड को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो कोड के लिए क्या है कि ये कोड हमारा दे रखा है, देखो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा, या तो बी ऑप्शन होगा, या तो सी ऑप्शन होगा, या तो डी ऑप्शन होगा, यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमें कोड फाइंड आउट करना है, मतलब कि ऑप्शन क्या है। जैसे मान लो कि अगर हमने पी को 4 से, पी का आंसर हो गया 1, तो पी के लिए नीचे क्या लिखा है, अच्छा मान लो पी का ये वाला सी ले लेते हैं। मान लो कि पी का 3 आ गया, तो पी के नीचे क्या लिखा है 3। और फिर मान लो क्यू का हमें 4 मिल जाए, क्यू का हमें 4 मिल जाए, क्यू का पी का मिले 3 1/2, क्यू का हमें क्या मिल जाए 4 1, और आर का हमें क्या मिल जाए 2, मतलब आर का वैल्यू 2 मिल जाए, और एस का वैल्यू अगर हमें 1 मिल जाए, तो हमारा फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोड ऐसे देखते हैं। तो उसके लिए क्या है कि देखना पड़ेगा, अब सबको सॉल्व करना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो करते हैं सॉल्व।